गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में मेरे भाई फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मेरे भाई, क्या हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, रक्त के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले आप मुझे बता देंगे कि सभी है कैसे, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे मेरे भाई। मैं देख रहा हूं सभी को, और एक बार बताएंगे सभी अच्छे हैं कैसे हैं, जैसे भी हैं वैसे बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। हैं गुरु जी, अच्छे ही रहने चाहिए, है ना। चलो, उम्मीद है आपके राखी का त्यौहार अच्छा गया होगा, राखी का पर्व जो था वो अच्छा गया होगा, त्यौहार पर्व जो भी है, गुरु जी तरह त्यौहार वो सब की बात की बातें जब बताएंगे, ठीक है। आता सब कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, अभी हम जो बात करेंगे, देखो मेरे भाई, अभी 7 तारीख को, अभी मैंने क्या है मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया। आज अपने 11 तारीख हो चुकी है। 7 तारीख को क्या हुआ था, जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे थे उनका एग्जाम हुआ था। सप्लीमेंट्री वाले बच्चों का क्या होता एग्जाम। मैंने उनका जब पेपर का एनालिसिस किया, पेपर को जब मैंने देखा, तो मैंने एक चीज देखी कि पेपर अपनी जो मैंने चीजें कराई हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। जब तक अब तक के जितने चैप्टर कराए हैं उनसे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। एक चीज और बताता हूं तुम्हें, एक चीज ये बताता हूं कि प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। लगातार 2 सालों से, पिछले साल और उससे इस बार 3 सालों में, मतलब क्या हुआ है, 3 सालों में उसने पहले पार्ट से, जो पहला चैप्टर है मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो वहां से एक क्वेश्चन फिक्स है जो दे रहा है। कौन सा दे रहा है गुरुजी? वो दे रहा है एक डायग्राम का। जैसे कि उसने किसका दिया, सबसे पहले बीकर का दिया, फिर परख नली का दे दिया, पता नहीं किसका दिया था उसने। तो ये इस तरीके से चित्र दिए। इस बार जो सप्लीमेंट्री में जो चित्र दिया है, सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम में परीक्षा क्या है, वो स्पैचुला के दिया है। किसका दिया है? स्पैचुला का। अब गुरुजी स्पैचुला क्या होता है? देखो मैं क्या करूंगा, जब हमारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी मेरे भाई, जब हम अपना पूरा का पूरा सिलेबस कर चुके हों, तो मैं एक क्लास लेके आऊंगा, और उस क्लास में मैं तुम्हें वो सारे के सारे इक्विपमेंट दिखा रहा हूँ, जो कोई भी अपने अपने जो लैब होती है, जो अपने प्रयोगशाला होती है, उसमें काम आती है। क्योंकि एक नंबर का सीधा सीधा यहां से प्रश्न है। जैसे मान लो उसने पूछ लिया बीकर का चित्र बनाइए, तो आपको बीकर का चित्र बनाना था। बीकर के बाद में अगर मान लो उसने अब की बार पूछा स्पैचुला का, अब स्पैचुला होता क्या है मेरे भाई? एक तरीके से चम्मच होता है। क्या होता है? चम्मच, उसको बोलते हैं स्पैचुला। अब जैसे मान लो उसने पूछ लिया परखनली स्टैंड का चित्र बनाओ, या फिर उसने कह दिया परखनली का चित्र बनाओ, ब्यूरेट का चित्र बनाओ, पीपेट का चित्र बनाओ। अब तुमने देखा ही नहीं, जब तुमने देखा ही नहीं तो सीखोगे कहां से, और सीखोगे नहीं तो बनाओगे कैसे? तो एक नंबर कट जाएगा। हमें एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, हम पूरी तैयारी करेंगे। मैं एक एक चीज की तैयारी कराऊंगा। मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, मैंने देखा है किस तरीके से प्रश्न है। मैं जो तुम्हें नोट डलवा डलवा कर लिखवा रहा हूं, इनमें से भी प्रश्न को पूछा जा रहा है। बार बार उसने चीज एक एक कर करके प्रश्न को उसने पूछा है, ठीक है मेरे भाई। तो अपन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जो चीजें देखो भैया, छठा चैप्टर अपना 5वां चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर की मैं तुम्हारे रग रग खोल के बता रहा हूँ, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, एक भी चीज ऐसी नहीं है, ठीक है। अब इस बार क्या कर रहा है पेपर वाला, अपने क्या कर रहा है कि मतलब बच्चे की मेंटेलिटी जानना चाह रहा है, बच्चा उस चीज को सोच पा रहा है या नहीं पा रहा। मतलब अपन क्या करते हैं भाई, किताब रट ली, किताब के बाद में क्वेश्चन पढ़ लिए, लेकिन क्या बच्चा उन चीजों के आगे भी सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा? उन चीजों को कवर किया है, और ये एग्जाम में इसने अच्छा है, ठीक है। मैं तुम्हें जब पेपर कराऊंगा तो मैं उसमें पेपर को पूरे के पूरे को मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा, ठीक है। पेपर कैसा आया है कैसा नहीं आया, पेपर बिल्कुल नहीं कह सकते मेरे भाई, कह सकते सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम के पेपर को। हाँ, बाकी ये था कि मतलब जिसने अपन से पढ़ा है वो पेपर की धज्जियां उड़ा देगा, इस बात की गारंटी है। उसने क्या पूछा, एल्काइन बताओ। एल्काइन में मतलब एक 4 उसने ऑप्शन दिए कि ये इनसे एल्काइन वाला कौन सा है, एल्काइन समूह किस। अपन जब उसमें डी ऑप्शन था जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लग रहा था, तो मैंने तुम्हें बता रहा था कि क्या एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो एल्काइन में क्या आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड था वो क्या था, एल्काइन था, और उसमें डी ऑप्शन था मेरे भाई, ठीक है। ने जो भी प्रश्न पूछे हैं वो अपन ने जो कराए हैं उनसे एक भी क्वेश्चन हार नहीं है, और मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से वो चीज बेहतर तरीके से है। अगर विश्वास नहीं हो भाई, का पेपर लेना और उस पेपर में देखना कि ऐसी कौन कराई और कौन सी कराई। अगर तुम्हारे देखते ही, अगर प्रश्न देखते ही तुम्हारे चेहरे पर हंसी आ जाए, मुस्कान ना आ जाए, मतलब ये वाली स्माइल ना आ जाए, तो मुझसे कहना, ठीक है। चलो, अब बातों को बर्बाद ना करते हुए, वक्त बर्बाद ना करते, क्लास पर आ रहे हैं मेरे भाई। चलो, देखेंगे मेरे भाई सभी, ठीक है। हम पढ़ रहे थे संवहन या परिवहन, जिसमें क्या कर रहा है भाई, जीवों के उपापचय क्रियाओं के संपादन के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन था और पोषक तत्व, इनको बाह्य स्रोतों से प्राप्त करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और हानिकारक पदार्थों को क्या करना, कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। इसको हम क्या कहते हैं, संवहन या परिवहन कहते हैं। इसको परिसंचरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण भी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? परिसंचरण भी कहते हैं। श्वसन तंत्र की बात करें, हमारे शरीर में जो अंग मिलकर संवहन का कार्य करते हैं, हमारे शरीर में जो अंग मिलकर संवहन का कार्य करते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से कहते हैं। उपापचयी क्रियाओं की बात करें तो हमारे शरीर में भोजन जो कार्बोहाइड्रेट है उसको में बदलना उपापचयी क्रिया कहलाता है। और उपापचयी क्रिया को हम
भाई मेटाबॉलिज्म, मैंने एक एक चीज तुम्हें कवर करवा रहा हूँ, इंग्लिश की मतलब हिंदी भी लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश की चीजें भी लिखवा रहा हूँ, किस तरीके से पूछता है वो सारी चीजें मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है भाई। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम कंटिन्यू क्लास में बने रहो। देखो मेरे भाई अभी क्या है, नेट की दिक्कत चल रही थी, एक एक दो दो क्लासें मतलब एक साथ भी हो रही, कभी आगे पीछे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, एक दूसरे सब आगे पीछे की क्लास है, एक भी किसी को मिस नहीं करना। मैं डेली की क्लास डाल रहा हूं, मतलब कि तुम डेली के हिसाब से लगा लेना कि जैसे आज क्लास नहीं हुई तो कल जब क्लास होगी तो आज की कल की दोनों चीजें डलेंगी, ठीक है मेरे भाई। एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा हाथ जोड़कर। देखो मेरे पास इतनी यहाँ पे बदलवाने की बात कर चुके हैं, लेकिन अब जैसे ही बदलेगा तब जाके चीजें सही होंगी, ठीक है मेरे भाई। चलो देखते हैं मेरे भाई। उपापचय क्रिया, संवहन तंत्र के मुख्य अवयव हृदय, रक्त नलिकाएं जिसमें धमनी और शिरा आती हैं, वहन माध्यम जिसमें रक्त व लसिका आता है। एक प्रश्न इससे भी पूछा है मेरे भाई, रक्त व लसिका में क्या अंतर है, रक्त व लसिका में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। 2 या 3 नंबर का प्रश्न है उन्होंने अभी सप्लीमेंट्री के एग्जाम में, जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ उसमें, ठीक है। हृदय की बात करें मेरे भाई, तो मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण करता है, ठीक है। हृदय हृदय पेशियों का बना होता है, यह पैराकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है और इसका भार 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार शंक्वाकार होता है, यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर स्थित होता है। हृदय के भाग में बात करेंगे तो हृदय के 4 भागों में बटा रहता है, जिन्हें हृदय कोष्ठक कहते हैं या चैम्बर कहते हैं मेरे भाई। तो कौन कौन से होते हैं मेरे भाई हृदय कोष्ठक? क्या होते हैं? हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा या खाली स्थान को कोष्ठक या चैम्बर कहते हैं। मानव हृदय 4 चैम्बर का बना होता है। कितने चैम्बर का बना होता है मेरे भाई? 4 चैम्बर का बना होता है। मानव हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, ठीक है मेरे भाई। आलिंद क्या होता है मेरे भाई? आलिंद का मतलब है आता, जिसमें रक्त आता है, और ये कहां होगा? ऐसे ऊपर, देखो ऐसे ऊपर, ऐसे आलिंद और ऐसे आता है, तीनों चीज याद रखेंगे। तो आलिंद में आता है, आलिंद में आता है कहां होता है? ऊपर होता है, ठीक है। तीन याद हो गई, ऐसे आलिंद, ऐसे ऊपर और ऐसे ही क्या आता है। तो हृदय के देखो, अब बाईं तरफ होगा तो बायां आलिंद और दाईं तरफ होगा तो दायां आलिंद। तो यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। यह 2 प्रकार का होता है मेरे भाई, दायां आलिंद और बायां आलिंद। हृदय के दाईं भाग के ऊपरी कोष्ठक को दायां आलिंद कहा जाता है। इस भाग में पूरे शरीर से O2 रहित रक्त, O2 रहित रक्त का मतलब है अशुद्ध रक्त, अर्थात CO2 युक्त रक्त महाशिरा द्वारा लाया जाता है। बायां आलिंद की बात करें तो हृदय के बाएं भाग के ऊपरी कोष्ठक को बायां आलिंद कहा जाता है। इस भाग में फेफड़ों से O2 युक्त रक्त, O2 युक्त रक्त का मतलब है मेरे भाई ऑक्सीजन से युक्त होगी, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन होगा, मतलब कि वो शुद्ध रक्त होगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। हृदय के बाएं आलिंद में आता है। किसमें आता है? बाएं आलिंद में। अब तुम्हें इसमें कोई चीज की दिक्कत ही नहीं है। आलिंद कहां होता है मेरे भाई? हृदय के ऊपरी कोष्ठक में, ठीक है। इनमें क्या होता है? रक्त आता है। क्या आता है? रक्त आता है। कौन से में शुद्ध आता है, कौन से में अशुद्ध आता है? तो मेरे भाई दै से दूषित और दै से दाया, तो दाएं में दूषित वाला आएगा, बाएं में बढ़िया वाला आएगा, वैसे बाया वैसे बढ़िया। नीले की बात करें तो नीले निकालने का काम करता है, नी से नीले, नी से निकालना, नी से नीचे, नीचे, ठीक है ना। तो कहां होता है? नीचे स्थित होता है। हृदय के नीचे भाग को क्या बोलते हैं? नीले बोलते हैं। 2 भाग मतलब 2 होते हैं, बायां नीले और दायां नीले। वही बात इसमें भी, दायां नीले में दूषित रक्त और बाएं नीले में शुद्ध रक्त, ठीक है। आगे देखेंगे, इसको मैं पढ़ा नहीं रहा, तुम पढ़ लेना, चीजें मैंने बता दी हैं क्या क्या है। ये है मेरे भाई हृदय का चित्र, ये तुम्हें बताया था त्रिवलन कपाट होता है, ये द्विवलन कपाट होता है, ये आलिंद होता है, ये नीले होता है, ये आलिंद और ये नीले। ये क्या ऐसा होता है मेरे भाई? ध्यान से समझ लेंगे। देखो नीला है ना, नीला कैसा है? दूषित, दूषित का मतलब ये दायां, तो दायां और ये बायां, ठीक है। ध्यान से समझ लेंगे। एक चीज और ध्यान में रख लेंगे हमेशा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे भाई बायां दायां हम अपने अनुसार देखते हैं। जैसे कि हम इसको देख रहे हैं तो हमारा बायां इधर, दायां इधर, लेकिन बायोलॉजी कहती है कि मुझको मेरे तरीके से देखो, मतलब हमको चित्र के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। जैसे चित्र है उसको चित्र की जगह हमको रखना पड़ेगा, और दायां है तो दायां और बायां है तो बायां, ठीक है मेरे भाई। आगे समझेंगे, ये वाली चीज कोई नहीं बताएगा तुम्हें कि मतलब बायोलॉजी में इस तरीके से दायां दायां और बायां मानते हैं, और केमिस्ट्री फिजिक्स इस तरीके से बायां दायां मानते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं मेरे भाई हृदय के अंदर के रक्त मार्ग, जो मैंने बताया था भाई, शरीर में O2 रहित रक्त जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ आता है मेरे भाई? सबसे पहले दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से त्रिवलन कपाट खुलता है। त्रिवलन कपाट खुलने के बाद में वो कहाँ चला जाता है? दाएं नीले में चला जाता है। दाएं नीले से क्या होता है मेरे भाई बताओ? दाएं नीले से कहाँ जाता है मेरे भाई? फुफ्फुस धमनी में जाता है। कहाँ जाता है? फुफ्फुस धमनी में, क्योंकि शुद्ध होगा ना मेरे भाई, तो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में भेज दिया जाता है। अब वहां से क्या होती है? वो ऑक्सीजन मिल जाती है, तो वो महाशिरा के माध्यम से कहाँ जाता है? दाएं नीले, मतलब उसमें आ जाता है, बाएं नीले में, बाएं आलिंद में, सॉरी, कहाँ आता है? बाएं आलिंद में। देखो सबसे पहले दै से दायां दूषित आएगा, तो कैसे आएगा भाई? समझो, सबसे पहले कहाँ आएगा? दाएं आलिंद में। कहाँ आएगा? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में दूषित है, त्रिवलन कपाट खोलेगा, नीले में जाएगा। नीले के पास भी दूषित है ना भाई, कौन सा है? दायां नीले है, तो दायां नीले क्या करेगा? पंप करेगा। अब भेजेगा कहाँ पे? जहाँ पे ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन कहाँ पे होती है गुरु? फेफड़ों में होती है, तो वो फेफड़ों में भेजेगा। किसके माध्यम से भेजेगा? धमनी के माध्यम से। धमनी धमका कर ले जाती है,
धमनी धमकाकर ले जाती है। ध्यान रखेंगे ये अपवाद है, उल्टे सीधे हैं, ठीक है। तो धमनी धमकाकर ले जाती है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो ये फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहां चला जाएगा मेरे भाई, फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों में क्या होगा मेरे भाई, फेफड़ों में जाके उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन को क्या करेगा, महाशिरा जो होगी, फुफ्फुस सिरा क्या करेगी मेरे भाई, लेके और आ जाएगी और कहां पे डाल देगी उसको, बाएं नीले में बाएं आलिंद में डाल देगी। बाएं आलिंद से द्विवलन कपाट खोलेगा। द्विवलन जब कपाट खोलेगा तो मेरे भाई वो आ जाएगा तुम्हारे पास, कहां पे आ जाएगा, तुम बोलोगे गुरुजी बाएं नीले में आ जाएगा। बाएं नीले से फिर क्या करेगा मेरे भाई, वहां से पंप करके पूरे में भेज दिया जाएगा। आगे देखेंगे ये वाली चीज मैंने बता दी। कहां पाया जाता है, देखो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में त्रिवलन और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विवलन, ठीक है। जब नसें जाम हो जाती है तो क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। स्टेथोस्कोप को बोलते हैं हिंदी में आला, और इस स्टेथोस्कोप की सहायता से हम क्या करते हैं, हृदय की धड़कन नापते हैं। कैसी ध्वनि आती है, लप और डब की, लब और डब की, लब डब लब डब लप डब लब डब लब डब, ठीक है। लब डब की आवाज आती है। देखो कि सकता है एग्जामिनर, वो पूछ लेगा स्टेथोस्कोप कैसी आवाज आती है, तो कोई कर देगा धक धक की, है ना, कोई बोलेगा ढक ढक की, वे बोलेगा लप डप के। कैसी आती है, लप डप की आती है, लप डब, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं मेरे भाई। इसका प्रयोग हृदय की धड़कन मापने में किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, क्योंकि एक बार धड़कने में 70 ml ही रक्त हमारे शरीर मतलब हमारे हृदय में जा पाता है, और हमारे शरीर में होता है 5.5 लीटर, जिसके कारण उसको कितनी बार धड़कना पड़ता है, 72 बार धड़कना पड़ता है। हमारी नसों की धड़कन हृदय की धड़कन तो 72 बार है 1 मिनट में, लेकिन नसों की धड़कन की जो बात करें तो 115 से 100 बार होती है। कितने मिनट में, 1 मिनट की बात कर रहा हूं मेरे भाई, वो कितने मिनट की बात है, 1 मिनट की बात है, ध्यान से समझेंगे। रक्त नलिकाएं क्या होती है, रक्त को लाने वाले ले जाने वाली जो नलिकाएं होती है, वाहिकाएं होती है, उनको हम रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिकाएं कहते हैं, ठीक है। यह काम धमनी शिरा और केशिकाएं करती हैं, ठीक है। धमनी की बात करें, वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है। क्या करती है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है, धमनी कहलाती है। शिरा क्या होती है मेरे भाई, जो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाती है। शिरा शर्मा कर लाती है, धमनी धमका कर ले जाती है। तो ध्यान से समझ लेंगे, ये क्या करेंगे मेरे भाई, कहां तक ले आएंगे, हृदय तक, मतलब कहां तक ले आएंगे, हृदय तक लेकर जाती है। कोशिका की बात करें, एक ठीक है, सही है, कोई दिक्कत देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। शिरा क्या होती है, जो शरीर से कहां लेकर जाती है, हृदय तक लेकर जाती है। केशिका क्या होती है, वे रक्त नलिकाएं जो शिरा और धमनी को आपस में जोड़ती हैं। ये क्या होती है, बहुत पतली नसें होती है, जिनमें ऑक्सीजनीकृत और विऑक्सीजनीकृत, मतलब कि जिनमें ऑक्सीजन और मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त मिलते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे देखेंगे, कोशिकाओं से रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करता है। केशिकाएं आंखों से दिखाई नहीं देती। कोशिकाओं से कहां प्रवेश करता है, केशिकाओं में। केशिका का मतलब क्या होता है, समझो, ध्यान से समझेंगे। कोशिका तो हमको पता है गुरुजी, केशिका क्या होती है। केशिका मेरे भाई एक पतली बाल के समान जो नसें होती है, बाल के समान हमारे शरीर में बहुत सारी नसें होती हैं, जो हमको आसानी से दिखाई नहीं दे सकती, उनको बोलते हैं हम केशिकाएं। केशिका का मतलब है कि केश के समान है, मतलब कि बाल के समान है, वो पतली है, बाल के समान पतली है, इसलिए नाम दिया गया है केशिका। कोशिका अपन को पता है, जिनको सेल्स बोलते हैं। केशिकाओं को बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी हैं। रक्त प्रवाह चक्र की बात करें तो मेरे भाई फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी और फेफड़े। तो फेफड़ों से फुफ्फुस सिरा में फुफ्फुस धमनी, और यहाँ पे हृदय होता है। हृदय से जो रक्त जाएगा वो महाधमनी में जाएगा, धमनी धमका कर ले जाएगी, कहाँ पे, हमारे शरीर महाधमनी में जाएगा सबसे पहले, फिर धमनी में जाएगा, फिर छोटी धमनी में, फिर कोशिका में, फिर केशिका में, और इस केशिका से छोटी शिरा, महाशिरा, और फिर आ जाएगा हृदय में। हृदय से आके वो फुफ्फुस धमनी में जाएगा, फुफ्फुस धमनी से फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से फुफ्फुस सिरा में जाएगा, और फुफ्फुस सिरा उस रक्त को शुद्ध करके कहाँ भेज देगी भाई, हृदय में भेज देगी वापिस से, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई, धमनी और शिरा में अंतर देख लेते हैं। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाली रक्त नलिकाओं को धमनी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, ये इसका उल्टा हो जाएगा, शरीर के अन्य भागों से, विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली रक्त नलिकाओं को क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं मेरे भाई। ये शरीर के अधिक गहराई में पाई जाती है, ये शरीर के कम गहराई में पाई जाती है। इसमें रक्त की गति क्या होती है, अधिक होती है, इसमें क्या होती है, धीमी होती है, ठीक है। आगे देख लेंगे, ऐसे याद रख लेंगे, धमनी 3 अक्षर का है तो इसमें अधिक होगी, क्या होगी, अधिक, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, लाल। इसका रंग कैसा होता है, नीला। इसमें रक्त दाब कैसा होता है, उच्च, ठीक है, उच्च होता है, इसलिए इसकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। रक्त दाब कैसा होता है, निम्न, इसकी दीवारें कैसी होती है, पतली होती है। जब तुम्हें लगे कि भाई तुम्हें 7-8 पॉइंट बना के लिखना है तो लिख देना इसमें रक्त दाब निम्न होता है, दूसरे में लिख देना छठा बना के इसकी दीवारें पतली होती है, ठीक है ना मेरे भाई। आगे लिखेंगे, देखो इसमें O2 युक्त रक्त मतलब शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसमें O2 रहित या CO2, तबकि इसमें अशुद्ध रक्त क्या होता है, प्रवाहित होता है। अपवाद है मेरे भाई, इधर फुफ्फुस सिरा। इसके बाद में हमने जो बात की थी संवहन माध्यम में रक्त कोशिकाओं की बात की थी। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यह शारीरिक द्रव है जो हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों के अंदर लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव प्लाज्मा और रक्त कणों
होकर बना होता है या बनता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है मेरे भाई, अर्थात ये कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। जब कई बार देख लेते हो तो पता नहीं लगता, वो नालायक को देख लें ध्यान से अच्छे से, वो हल्का कड़वा लगता है, मतलब बहुत कम हल्का कड़वा लगता है, उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। रक्त का कार्य क्या है मेरे भाई, रक्त पचे हुए भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं निष्कासन करता है। रक्त शरीर के तापमान को भी करता है मेरे भाई, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। आ गई बात समझ में। अब हम आगे लिखेंगे मेरे भाई, हम मलेरिया की बात करेंगे। जो मलेरिया होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो प्लीहा होता है ना, प्लीहा जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्लीन। पहले लिखेंगे फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो, जब हमारा मलेरिया जो बुखार होता है, मलेरिया जो बुखार होता है, उसमें हमारा जो प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है, जो प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या भाई रोग हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है मेरे भाई, स्प्लीन प्रभावित होने से, स्प्लीन या प्लीहा जब प्रभावित हो जाता है तो हमारे शरीर का तापमान गिर जाता है, और जैसे गिर जाता है हमारे शरीर गर्म होने लगता है, मतलब कि हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे मेरे भाई अब इसी में, चलो लिखेंगे मेरे भाई आगे। देखो, आगे लिखेंगे मेरे, लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे, नोट, नोट डाल के लिखेंगे मेरे भाई। क्या डाल के लिखेंगे, नोट डालकर लिखेंगे। डालकर लिखेंगे, नोट डालकर लिखेंगे, मलेरिया बुखार में, मलेरिया बुखार में प्लीहा प्रभावित होने के कारण, मलेरिया बुखार में प्लीहा प्रभावित होने के कारण, प्लीहा, तीन SPLEE है, मलेरिया बुखार में स्प्लीन मतलब प्लीहा प्रभावित होने के कारण का तापमान, कारण शरीर का तापमान गिर जाता है, शरीर का तापमान, तापमान है ना मेरे भाई सभी, शरीर का तापमान गिर जाता है, का तापमान गिर जाता है, ठीक है मेरे भाई। ये वाली चीज लिख लिया सभी ने। देखो, मलेरिया जो बुखार होता है ना, उसमें हमारा क्या होता है, प्लीहा होता है। प्लीहा क्या है गुरुजी, ठीक है। अब डायग्राम अपन टाइम बचेगा तो लास्ट में देखिए, तो ये प्रभावित हो जाती है, क्या प्रभावित हो जाता है,
देगा मलेरिया बुखार में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो हम बताएंगे कि मलेरिया बुखार में इस सबकी जो क्या है वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण तापमान गिर जाता है। ठीक है, तो कौन सा अंग प्रभावित रहता है मलेरिया बुखार में, प्लीहा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई, इसी में आगे लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे मेरे भाई, अब लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो बता देता हूँ। ऐसे लिखो, लिखेंगे यहाँ पे क्या है, क्या लिखेंगे, रक्त। अब ध्यान से सुनेंगे, रक्त में दो चीजें होती है मेरे, कौन कौन सी, तो जी प्लाज्मा और रक्त कण। क्या होता है, प्लाज्मा और रक्त कण। प्लाज्मा और क्या क्या होता है मेरे भाई, लिखेंगे प्लाज्मा और होता है मेरे भाई, लिखिए प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा और रक्त कण। ठीक है, रक्त कण में भी मेरे भाई तीन, कण में भी क्या होती है, क्या गुरु जी, कण में लिखेंगे। एक होती है मेरे भाई आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। सही सही उतारा करो तुम, ठीक है ना, और नोट्स प्रॉपर बना लिया करो भाई। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अब देखो तो लिखते हैं अपन अगले लेक्चर। सभी को कहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो मेरे भाई यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा है कि मलेरिया बुखार है, उसमें प्लीहा जो होता है वो प्रभावित होता है, इसके कारण हमारे शरीर का तापमान गिर जाता है और हम बीमार
रक्त की बात करें तो मेरे भाई रक्त में दो, प्लाज्मा और रक्तकण, प्लाज्मा और रक्तकण, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट सेल्स। रक्तकण का मतलब है रक्त कणिकाएं, कणिकाएं बोल सकते है ना, तो रक्त कणिकाएं हो, ठीक है, या फिर रक्तकण हो, एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं। प्लाज्मा हो गया। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के और लिखेंगे इसमें आरबीसी का पूरा नाम, आरबीसी का, आरबीसी का, आरबीसी का पूरा नाम लिखेंगे मेरे, आरबीसी का पूरा नाम है यहाँ पे बताओ। अरे भाई मैं लिखेंगे आरबीसी का पूरा नाम, आरबीसी का पूरा रेड ब्लड आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स मतलब कि लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कोशिका, फिर लाल रुधिर कणिकाएं का है, ठीक है, लिखवाया मैंने इस तरीके से क्योंकि पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, चार लगा लेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, है ना, लिखेंगे डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम लिखेंगे, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई, रेड की जगह क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाइट लिखेंगे। लिख लिया सभी ने, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे मेरे भाई किसका, डब्ल्यूबीसी का, लिख लिया सबने, बताओ। लिखेंगे डब्ल्यूबीसी का, लिखेंगे डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिखेंगे श्वेत रक्त, श्वेत का मतलब सफेद होता है मेरे भाई, है ना, इतना तो पता है ना नालायक को, रक्त,
ब्रैकेट बना के इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो रक्त कोशिकाएं होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। कि मेरे भाई ये क्या हो गया, इनके रक्त के ये नाम हो गए। अब लिखेंगे मेरे भाई रक्त की परिभाषा। पहले तो रक्त में क्या क्या आता है वो देखेंगे, ठीक है। लिखेंगे रक्त। रक्त के बारे में लिखेंगे। रक्त के बारे में लिखेंगे मेरे भाई। हेडिंग डालेंगे रक्त। क्या डालेंगे? रक्त डालेंगे मेरे भाई। हेडिंग डालेंगे रक्त। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई। हेडिंग डालेंगे रक्त। लिखेंगे मेरे भाई रक्त। लाल रंग का होता है रक्त, लाल रंग से। रक्त है। इस पहले लिखवानी थी लेकिन गलती हो गई। डेफिनेशन। चलो लिखेंगे, कोई बात नहीं, ब्लड में लिखेंगे। यह एक महत्वपूर्ण शारीरिक तरल द्रव है। बता देना भाई। रक्त ही है मेरे भैया ना। रक्त कोशिकाएं कर लो चाहे रक्त लिख लो। बारे में लिखवा दो। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। रक्त के बारे में लिखवा दिया। अब लिखेंगे अपन क्या, इसके बाद में अपन लिखेंगे बारे में बात कर रहे थे अपन। बाद में गुरु जी बात कर रहे थे प्लेटलेट्स बारे में बात कर रहे थे, बताओ। ये बताओ किसके बारे में बात कर रहे थे। ये हो गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी। अब लिखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में लिखो पहले, रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा सारी चीजें लिखवाऊंगा भाई, आगे पीछे बात नहीं। रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा दिख रहा है ना, सभी को बताएंगे। रक्त प्लाज्मा इसमें लिखेंगे। रक्त प्लाज्मा में भाई क्या लिखेंगे गुरु जी? प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में लिख। कैसे रंग का होता है पहले तो ये लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख रक्त प्लाज्मा। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। लिखेंगे जल्दी जल्दी मेरे साथ। है रक्त का भाग होता है। रक्त का एक भाग होता है, ठीक है। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। का 90% भाग जल होता है।
का प्रतिशत भाग जल होता और 10% 10% भाग में 10% भाग में क्या होगा बताओ, होंगे 10% भाग में भाग में कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट तत्व दिख रहा है सही प्रो, अच्छा नहीं लिखा जा सकता, है ना। चलो अब लिखेंगे आगे क्या होते हैं, इसके बाद में लिखेंगे प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन, प्लाज्मा में पाए जाने वाले है, लिखेंगे आगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे, आएगा नहीं वहां पे, फाइब्रोनोजन और फाइब्रोनोजोन और थ्रोम्बिन है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले फाइब्रोनोजन तथा बिन होता है, क्या होता है, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होता है, यह दोनों प्रोटीन पाए जाने वाले फाइब्रोनोजन होता है, ये मेरे भाई लिखेंगे आगे, ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में का थक्का मदद करते करते हैं, क्या क्या करते हैं, प्रोथॉन रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं,
लिखेंगे जब जब रक्त से जब रक्त में फाइब्रोनोजिन नामक निकाल लेते हैं, जब रक्त में जब रक्त में नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं, भाग आता है मेरे भाई, सेरम आता है। ठीक है, आगे लिखेंगे सेरम हल्के पीले रंग का होता है, का होता बीमारियों की है द्वारा ही आती है, सीरम भी बोलते हैं इसको, कहीं वो ठीक है। आगे लिखेंगे रक्त कण, क्या लिखेंगे ये, रक्त कण। बताऊंगा एक एक। अभी देखो अपन लिखने पे फोकस करेंगे, किस फोकस करेंगे, लिखने पे, ठीक है ना। मैं नालायक को लिखो, फिर लिखा नहीं जाएगा, फिर टाइम खत्म हो जाएगा ना अपना। चलो लिखेंगे रक्त कण, पहले ही बहुत ज्यादा लिखते हैं पारी वालों के, पहले से लिख आगे लेके आऊँ, बातचीत कर। रक्तकण के बारे में लिखेंगे, यह रक्त का कणिकीय भाग होता है, भाग होता बांटा गया। क्या कितने भागों में बांटा गया है मेरे भाई, 3 भागों में। कौन कौन से बांटा गया है, अब लिखेंगे पहला, ठीक है, पहला लिखेंगे मेरे
ये मत कहना गुरु जी 2 बार क्यों लिखवा दिए, बार-बार क्यों लिखवा, भाई मैं सब तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, अब मैं किस तरीके से लिख पा रहा हूँ वो लिख, ठीक है? अब ऐसा नहीं है गुरु जी आपने लिखवा दिया आरबीसी यहाँ पे भी लिखनी पड़ेंगी, मैं समझाऊँ। मैं जिस तरीके से लिखवा रहा हूँ बस आप लिखते रहो, ठीक है ना? लिखिए पहला लिखेंगे आरबीसी, आरबीसी, ठीक है? लाल रक्त, आरबीसी को लाल रक्त कोश लिखेंगे मेरे, लाल रक्त दूसरा लिखेंगे मेरे, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त लिखेंगे मेरे, ठीक है मेरे भाई? प्लेटलेट्स, ठीक है ना? ठीक है? तो हिंदी में बोलते हैं मेरे परमाणु, क्या परमाणु बोलते हैं, ठीक है? चलो लिखेंगे अब आगे इसी में, लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोश, हेडिंग डालेंगे, लाल रक्त कणिका लाल रक्त कोश, डालेंगे, आरबीसी, लाल रक्त, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका लाल रक्त कोशिका लिखेंगे, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, कहते हैं मेरे भाई, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं मेरे भाई? एरिथ्रोसाइट कहते हैं, लिखेंगे, यह रक्त कण की, यह रक्त कण की
कोशिका है। संख्या में क्या पाई जाती है भाई? सबसे अधिक भी यही पाई जाती है। संख्या में सबसे अधिक भी क्या होती है? यही होती है। तो लिखिए और संख्या में सबसे संख्या में सबसे अधिक है मेरे भाई। आगे पर चलें, आगे लिखेंगे लिखेंगे आरबीसी में बहुत सारी चीज लिखाऊंगा, इसके पॉइंट बना बना के लिखवा रहा हूँ अब, ठीक है चलो। पहला लिखेंगे इस तरीके से, मतलब लिखेंगे अब एक एक चीज बना के लिखेंगे। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम पाया जाता। पाया तो जाता है, क्या वो बंद खत्म हो जाता है धीरे धीरे, तो लिखेंगे आरबीसी में केंद्रक आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे आरबीसी का जीवन काल 120 का होता है मेरे, है एक आरबीसी का जीवन काल 120 बाद में ये आरबीसी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो काल कितने दिन का होता है? 120, है ना मेरे भाई। लिखेंगे इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये इसका निर्माण अस्थि मज्जा है। इसका निर्माण गुरु जी क्या होता है बताऊंगा। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है, मेरु रज्जु अस्थि मज्जा सब कुछ बताऊंगा। ठीक है चलो लिखेंगे, पहले एक बार लिखने का काम करें। लेते हैं एक लाइन लिख लो फिर बाद में कर लेते हैं। आरबीसी आरबीसी आरबीसी
हाँ हाँ, कृत में आकर, कृत में जाकर, आवाज आ रही है सभी? जाकर नष्ट हो जाती है। तो लिखते रहा कर तुम साथ साथ, हाँ? गलती गलती बात नहीं, ठीक है? आपके क्लास बाद में उतार, जैसे भी है जाती है, ठीक है ना मेरे भाई? आगे लिखेंगे अभी, सारे रह रहे हैं आरबीसी की। चलो ऐसे करते हैं आज अपन या समझे, बताओ क्या करें? प्लीहा को कल देखते हैं। ये रह रहा था ना भाई, धमनी और रक्त प्रवाह बताई दिया था। देखो मेरे भाई, हर चीज समझा दी। देखो तुम तो, ये देख लो आज का लड़का, ये तो यहाँ पे करवाया ना भाई मैंने, देखो। मलेरिया बुखार में जो स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है, वो क्या होता है, प्रभावित होता है, मान गिर जाता है। रक्त की बात करें, रक्त में देखो क्या क्या चीज, प्लाज्मा होता है और रक्त कण होता है। और इस रक्त कण में भी कौन कौन से तरीके के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। अब हमने बात की है आरबीसी का नाम क्या है गुरुजी? आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर या रक्त कणिका या कोशिका, ठीक है? डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब श्वेत रक्त कोश कणिकाएं होता है। रक्त प्लाज्मा क्या होता है? यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है और 10% भाग में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन, थ्रोम्बिन और कौन सा पाया जाता है? फाइब्रिनोजन पाया जाता है। ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में, जब रक्त फाइब्रिनोजन निकाल लिया जाता है मेरे भाई। देखो, जब रक्त में देखो दोनों प्रोटीन, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं भाई? फाइब्रिनोजन और हमारे प्रोथ्रोम्बिन। अब इसमें क्या करता है, जैसे तुमने ब्लड सैंपल देने गए होंगे तो ब्लड कैसे पर क्या होता है, पल ले लेते हैं, डाल के और उसे डाल लेते हैं। डाल के क्या करते हैं भाई, जैसे इस तरीके से डाल लेते हैं। उस ट्यूब डालने के बाद में वो किस में डाला जाता है, मतलब वो आता है एक सर्किट आता है, उसको एग्रीकल्चर में आता है। तो क्या है, मतलब जैसे जहाँ तक तुम दूध डेयरी पे जाते होगे तो वहाँ पे उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूगल मशीन पे क्या करते हैं, उसको डाला जाता है और उसको घुमाया जाता है जोर जोर से। जब उसको घुमाया जाता है तो उसमें क्या होता है मेरे भाई, हमारे जो प्रोटीन अलग अलग हो जाते हैं। तब उसमें से क्या कर लिया था मेरे भाई, उससे फाइब्रिनोजन को निकाल लिया जाता है। जब फाइब्रिनोजन निकाल लिया जाता है तो शेष भाग बच जाता है, मतलब जो फाइब्रिनोजन को निकालने के बाद में जो चीज जाती है उसको बोलते हैं सेरम। क्या बोलते हैं? सेरम बोलते हैं। और ये जो सेरम होता है ये हल्के पीले का होता है मेरे, क्या होता है? हल्के पीले रंग का होता है। और इसी से हम बीमारियों की जांच करते हैं। प्लेटलेट्स सारे किससे जांच करते हैं? हम क्या होता है, जब रक्त में से क्या करते हैं, फाइब्रिनोजन निकाल लेते हैं, ठीक है? फाइब्रिनोजन क्या है? एक तरीका प्रोटीन है, पाया जाता है रक्त में, पाया जाता है। कितने भाग में, मतलब जो रक्त प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा होता है भाई हमारे, उस भाग में तो जल है और कितने भाग में बाकी की बताओ? तो उसमें भी 90% भाग में तो जल है और 10% कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है मेरे भाई, ठीक है? रक्त कण की बात करें, यह रक्त का कणिकीय भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, मतलब इसमें रक्त के कण आते हैं, आते हैं, रक्त के कण आते हैं और 3 भागों में बांटा जाता है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है? तो देखो, आरबीसी क्या होती है? लाल रक्त कणिका या कोशिकाएं। इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अगर वो पूछ ले कि एरिथ्रोसाइट क्या होता है, बताएंगे कि आरबीसी, आरबीसी जो, वही एरिथ्रोसाइट कहते हैं। यह रक्त कण की प्रमुख कोशिका है। कैसी है? प्रमुख कोशिका। अगर कोई रक्त का कण होगा तो हम आरबीसी प्लेटलेट्स देखेंगे, तो जो मुख्य अंग होगा, मुख्य भाग होगा, जो जो क्या होगा, भाग होगा, वो कौन सा होगा मेरे भाई? आरबीसी होगा। अभी ज्यादा होती है और इनका जी है ज्यादा होता है। तो काल कितना होता है मेरे भाई? देखो काल देखो और ये देखो मेरे, ठीक है? तो अब बताओ कितने दिन होता है, बताओ होता है मेरे भाई, बताओ। तो जी इनका तो 120 होता है, 120 दिन।
तो सबसे अधिक जो दिन होते हैं वो यही जीतता रहती है मेरे भाई आरबीसी। बात अधिक मात्रा में भी यही पाई जाती है। ठीक है, तीसरी बात अगर अधिक मात्रा में पाई जाती है साल 120 का होता है तो भाई ये बनती कहाँ पे है? तो ये बनती है अस्थि मज्जा में। बनती है अस्थि मज्जा, कहाँ बनती है? मज्जा में बनती है। बात अस्थि मज्जा में तो पाई बनती है, लेकिन फिर नष्ट कहाँ पे होती है? तो मेरे भाई ये होती है स्प्लीन, मतलब प्लीहा और यकृत में जाती है। इसलिए स्प्लीन को प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, ये बात हम कल लिखेंगे। ठीक है, आरबीसी में जो केंद्रक होता है, आरबीसी में ना तो केंद्रक मिलता है ना लाइसोसोम। शुरुआत में केंद्रक रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब आरबीसी आपका केंद्र समाप्त हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, बताओ कोई दिक्कत इस चीज? क्या मेरे भाई? ठीक है, संख्या में अधिक होती है केंद्रक तथा लाइसोसोम पाया जाता। ठीक है, और इनमें आरबीसी का जीवनकाल 120 ये वाली चीज याद रखनी है। 120 का होता है अस्थि मज्जा में। नष्ट कहाँ पे होती है? स्प्लीन, मतलब प्लीहा या यकृत में, तथा यकृत में। मैन जो होती है वो प्लीहा में ही हो जाती है, जिसको हैं इस को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान का मतलब जहाँ पे आके किसी दफन कर दिया जाता है ना। जब कोई मतलब समाज के जो लोग करते हैं, कब्र बनाते हैं, कब्र बनाते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में देह होता है। अब भाई मेरे भाई देखो, उनका अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्म, अलग अलग बातें। मैं किसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कब्रिस्तान किसी के में समझ में आ गया कि जहाँ पे आके आरबीसी क्या 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 बोलते हैं भाई, प्लीहा बोलते हैं आरबीसी। ठीक है मेरे भाई, इसमें क्या बताएंगे? कल हम जो बात कर रहे हो आरबीसी के बारे में आगे। ठीक है, कल मैं रिवीजन कराऊंगा, कल आप रिवीजन के आओगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू टेक केयर, लव यू ऑल। ये ले भाई स्माइल, दांत निकाल ए, ये बता है नालायक हो। देखो कंटिन्यू क्लास देखते रहो, ठीक है ना। और देखो मैं कितना, मैं मतलब अपडेट की मैं खुद रहता। तुम तो देखो कि भाई परसों भी एग्जाम लगा 7 तारीख को। कोई भी मतलब तुम्हारे कोई भी यूट्यूब, कोई भी तुम्हारी क्लास की वीडियो कोर्स ले रहा ने भी तुम्हें अगर ऐसा कराया है कि भाई हाँ कल मतलब 7 तारीख को एग्जाम लगा और सप्लीमेंट एग्जाम की बताए हो, या फिर उनके बारे में डिस्कस बताओ, मैं भाई एक एक चीज तैयार कर रहा हूँ, एक एक चीज सब तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम भाई चलो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे। लव यू ऑल। और ये